सर्वप्रथम मैं डॉक्टर वीरेंद्र, प्रोफेसर कौमारवृत्त, एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, चुनार, मिर्जापुर, अपने विश्व आयुर्वेद परिषद के अध्यक्ष तथा शीर्ष नेतृत्व का यथोचित अभिवादन करते हुए तथा उनका आभार मानते हुए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि ऐसी वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस दौर में उन्होंने संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत बच्चों के स्वास्थ्य में आयुर्वेद के योगदान की भूमिका पर एक संगोष्ठी आयोजित की। और जैसा कि मेरा टॉपिक है कि स्वर्ण प्राशन, ए रामबाण इन द क्वीवर ऑफ आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन। तो मित्रों, रामबाण की बात हो और रामचरितमानस का संदर्भ प्रसंग ना हो तो बात हजम नहीं होती। हम अपनी बात शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के सुंदरकांड की एक चौपाई से कि जब 3 दिन बीत गए थे जलधि की अर्चना में और उसके कान पर जूं नहीं रेंग रही थी, तो वहाँ एक चौपाई में भगवान राम का वचन है कि क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा ऊसर बीज भय फल जथा। यहाँ एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दी गई कि हरि कथा जैसा सुंदर और स्वस्थ बीज भी क्रोधी या कामी नर नारी के चित्त को प्रभावित नहीं कर पाता। कैसे? जैसे कि ऊसर में डाला हुआ स्वस्थ बीज भी उगता नहीं है। तात्पर्य यह है कि श्री राम जी के वचन के माध्यम से गोस्वामी जी ने भी सूत्र रूप में क्षेत्र की उर्वरता की प्रधानता को रेखांकित किया है। और इस कोरोना काल की भयानक विभीषिका के बीच भी दिन रात खेतों में काम करने वाले यूपी बिहार के किसान और नित धरा की गोद में खेलने और पलने वाले उनके बच्चों के शरीर में वायरस के प्रति उसरत्व को कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर में भी हम सब ने काफी शिद्दत से महसूस किया। और वह शक्ति थी जिसके बल पर अनेकानेक महामारियों से, चाहे वो फर्स्ट प्लेग पैंडेमिक, प्लेग ऑफ जस्टिनियन जो कि 541 से 549 तक 8 साल चला और बाद में भी छिटपुट रूप से 8वीं शताब्दी तक चलता रहा, या अब तक के सबसे अधिक लोगों को काल के गाल में ढकेलने वाला 1346 से 1353 तक चलने वाला 7 साल चलने वाला ये ब्लैक डेथ पैंडेमिक, या चाहे 1918-20 का स्पेनिश फ्लू रहा, मानव के जीवन की नैया काल के भंवर से बचाकर पार आ सकी तो इसमें इसी शक्ति का सहारा था। और उन्हीं में से किन्हीं की वंशानुगत परंपरा के वाहक हम और आप आज के संभाषण में भाग ले सक रहे हैं। तो वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ शरीर की ढाल बनकर खड़ी रहने वाली इस अनुर्वरता या उसरत्व को हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिबंधक शक्ति या व्याधि क्षमत्व या आज आमोखास के बीच प्रचलित हो चुके शब्द इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। अब ये शरीर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ऊसर बनाने वाला तत्व व्याधि क्षमत्व शरीर में आता कहाँ से और कैसे है? आधुनिक विज्ञान में हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी पढ़ी है, पर आयुर्वेद जीवन की उत्पत्ति के 4 उपादानों की ध्रुवीय कारणता को मानता है, जिनमें से किसी एक की भी असम्यकता होने पर लाइफ की उत्पत्ति संभव नहीं। हम सभी जानते हैं ध्रुवम चतुर्नाम सानिध्यात् गर्भास्यात् विधिपूर्वक ऋतु क्षेत्राम बीजानाम सामग्र्यादं कुर्यात्। ये चारों उपादान जितना एक गर्भ या एक पौधे की उत्पत्ति के लिए अपरिहार्य हैं, उतना ही आपके शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, हेलमिंथेस या अदर जर्म्स की उत्पत्ति और शरीर में उनके पलने, बढ़ने और बने रहने के लिए भी। इसीलिए इन अवांछित जीवों की उत्पत्ति से बचाव हेतु व्याधि क्षमत्व की आवश्यकता अवश्यंभावी है, जो कि ओज के अन्य कर्मों, गुणों या प्रभावों में से एक प्रधान गुण है। और संभवतया व्याधि क्षमत्व की नितांत आवश्यकता भी एक कारण रही होगी कि गर्भ में सबसे पहले ओज के जन्म की बात बताई है महर्षि चरक ने। प्रथमम ही जायते ओजः शरीरे तु शरीरिणाम। और देखिए कैसे श्रृंखलाबद्ध तरीके से माता द्वारा लिया आहार, आहार से रस, रस से रक्तादि में परिवर्तित होते हुए अंततः शुक्र और ओज में परिवर्तित होकर और फिर गर्भ में सबसे पहले उत्पन्न होकर बच्चे में व्याधि क्षमत्व उत्पन्न करता है। रसादि सुक्रांतानाम धातूनाम यत् परम तेजस् तत्फल ओजस् तदेव बलम् उच्यते। अब आप उसका नाम इम्यूनोग्लोबुलिन, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट या तदनुरूप अन्य तत्व जो इन्नेट इम्यूनिटी के कारक बनते हों, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि एक ही सादे सब सादे सब जाए रही मन मूल ही सींची वो फूल ही फल ही गाय। ऐसा नहीं कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रोग कारणता का ज्ञान नहीं था। प्रसंगात गात संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात सह शय्यासनात् चापि गंधमाल्यानुलेपनात् ज्वरम कुष्ठम च शोषस्य नेत्राविष्यन्ति एव च अपसर्गिक रोगांश्च ये संक्रामन्ति नरानरम। व्याधियों की संक्रामकता का हजारों वर्ष पूर्व इतनी अशेष वैज्ञानिक समझ कहीं और उपलब्ध है? नहीं ना।
और आपने सुना होगा कि मुंह में एक गटर से भी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वे वहां रहकर भी रोग उत्पादक नहीं रहते। और यही वो व्यवहारिक समझ थी कि जीवाणुओं और विषाणुओं की पूर्वोक्त पूरी समझ रखने के बाद भी अल्टीमेट साइंस ऑफ लाइफ आयुर्वेद ने जीवाणुओं विषाणुओं के बजाय शरीर बल वृद्धि या व्याधि क्षमता पर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि एक एक जीवाणु और विषाणु के लिए अलग अलग मेडिसिन के निर्माण की व्यवस्था ऐसे ही दिन दिखाती है, जैसा अभी हम लोग पिछले 10-12 महीनों से लगातार देखते चले आ रहे हैं। तो व्याधि विपरीत चिकित्सा की जिस एकांगी धारा को भी वही वहां सब कुछ मान लिया गया, हमारे यहाँ 18 उपसेयों में से एक है। हम वैक्सीन के मूल सिद्धांत विशेष व्याधि क्षमत्व के खिलाफ नहीं है। वास्तव में तो वो हमारे ऋषियों मुनियों की ही एक खोज थी। जैसे योग का महत्व हमें तब पता चला जब वो योगा बन के लौटा, ऐसे ही हम में से कितनों को पता है कि हमारा चेचक की सुइयों वाला टीका, जिसकी कार्यशाला हमारे ऋषि मुनि इसी पूर्वी भारत, यूपी, बिहार, सिंहभूमि, बंगाल आदि क्षेत्रों में चलाया करते थे शीतला माता के मंदिरों में। और जिस टेक्निक को देख के अंग्रेज डॉक्टर दंग रह गए, और पढ़िए आप J.Z. होलवेल और डॉक्टर ओलिवर कोल्ट, डॉक्टर कुलिवर कोल्ट, कैसे उन्होंने इन कार्यशालाओं का पेपर तैयार करके लंदन में प्रेजेंट किया और 1731 में, और लगभग 65 सालों तक इस टेक्निक से हजारों लोगों की जान बचाई गई। एडवर्ड जेनर जी का तो जन्म ही नहीं हुआ था उस समय, उनका जन्म इसके 18 साल बाद हुआ। और निश्चित रूप से ये जो वैक्सीन है वो सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों की जान बचाने वाली है। और इसलिए मैं इसकी, क्योंकि इसको जो है जिस तरह से लोगों ने जो है हमें उसका श्रेय नहीं मिला, तो उसके आप लोग जानते हैं कि साइंस में श्रेय उसे दिया जाता है जो कि किसी भी चीज को विश्वव्यापी बनाता है, ना कि जिसके दिमाग में पहली बार ये उपजा हो। तो सुगाह्यता ही सबसे प्रमुख चीज थी। इस कारण से जो है आज एडवर्ड जेनर को इसकी जो है वो मिली। तो हमारा विशेष जो टॉपिक है वो स्वर्णप्राशन से रिलेटेड है, और आप जानते हैं कि स्वर्णप्राशन का विशेष वर्णन काश्यप संहिता में आया है। और जब काश्यप से उनके जीविकादि शिष्यों ने पूछा कि बालकों में स्वस्थ और रोगी होने के कारण में लेहन की ही भूमिका सबसे प्रबल दिखती है प्रभु, जरा इसका मर्म समझाइए। तो देखिए कैसे भगवान काश्यप गर्भिणी माता के उचित आहार और पोषण के महत्व को रेखांकित करते हुए, क्योंकि अंततोगत्वा यही माता के द्वारा लिया हुआ आहार, विहार और व्यवहार सारांश स्वरूप में गर्भस्थ शिशु की पुष्टि ही नहीं अपितु उसकी प्रकृति का मुख्य कारण बनता है, जो कि भविष्य में उसके शिशु के आहार, विहार, विचार आदि अन्य व्यापार में मुख्य भूमिका निभाता हुआ उसके सुखी अथवा दुखी होने की संभावना को प्रकट करता है। किंग वाले ही तव्यम च किंग वाले ही लक्षणम अतले ही दोषा के च दोषा आले ही ते मंद लीढ़स्य किम रूपम गुणदोषा के लेहनोद्भवा रोगा कस्य तेषाम उपक्रमा एतन में भगवान सर्वम भक्तुम हरस्य तत्वता सुखम दुःखमि बालानंदस्यते लेहनाश्रयम् इति पृष्ठो महाभागा कश्यपो लोक पूजिता प्रश्नम प्रोवाच निखिलम जनानां हित कामया यदन्नपानं प्रायण गर्भिणी स्त्रीण सेवते रसो निर्वर्तिते तथा चास्य प्रवर्तते मातृपुष्ट्यर्थम एकांशो द्वितीयो गर्भपुष्ट्ये तृतीया स्तनपुष्ट्यर्थम नार्या गर्भस्थ पुष्टते तादृक् प्रकृतया तस्मात् गर्भात् प्रभृत देहिनां वात पित्त कफ स्थूला तीसरा प्रकृति से। ये जो बातें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि कैसे काश्यप ने आहार को इतना प्रमुख स्थान देते हुए बताया कि वही आहार कैसे जो है उसका ओज के रूप में, कैसे उसकी प्रकृति के रूप में पूरे आने वाले भविष्य का निर्धारण करता है। गर्भावस्था की संपूर्ण प्राप्ति के बाद शिशु के जन्म की बात होती है, और शिशु के जन्म के बाद उसके उचित पोषण की खोज शुरू हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसे में भगवान काश्यप ने जो एक विचारधारा दी, एक अवधारणा दी कि हमें जो है सर्वप्रथम स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए। उसका कारण ये था कि स्वर्ण प्राशन में जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर्ण प्राशन में घृत, मधु और स्वर्ण ये तीन मुख्य चीजें हैं। घृत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी आप डॉक्टर रुचि ने आपको कैसे बताया कि घृत जो है सभी चीजों से ज्यादा, जैसा कि हम मॉडर्न साइड में देखें तो 900 किलो कैलोरी पर 100 ml के हिसाब से इसमें जो है कैलोरी होती है, तो उस हिसाब से ये सबसे अधिक ऊर्जावान चीज है या सबसे अधिक कैलोरी वाली चीज है।
तो तुरंत बच्चे में, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया की बहुत जो है संभावना रहती है, इसलिए जो है घृत का पान उन्होंने तुरंत उसमें मिला के बताया। साथ ही मधु, जैसा कि आप जानते हैं कि मधु, अगर लोकल मधु का प्रयोग किया जाता है तो मधु आसपास की सारे परागकणों से मिलके बना हुआ होता है, और हम जानते हैं कि स्पोर सबसे ज्यादा इम्यूनोजेनिक होते हैं या सबसे ज्यादा एलर्जन होते हैं, तो इसलिए मधु का प्रयोग यहाँ पर किया गया। और स्वर्ण, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर्ण से बड़ा इम्यूनोमॉड्यूलेटर कोई और है नहीं, तो इसलिए उन्होंने स्वर्ण का इसमें प्रयोग किया। तो मधु और स्वर्ण, तो उन्होंने, आप जानते हैं कि मधु नेचुरल है, वो यूज कर, जैसी मिल रही है वैसा यूज करेंगे। स्वर्ण का जहां तक बात है, तो उस समय के समय में, जबकि ये महर्षि काश्यप का समय रहा होगा, उस समय 24 कैरेट गोल्ड आसानी से मिलता रहा होगा। आज हमें तो पता भी नहीं होता कि हमने जो आभूषण धारण किया है उसमें कितना सोना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम वो स्वर्ण आज भी उसी तरह से, जैसा कि उन्होंने बताया था कि द्रव्याणाम लेहिनानाम विघृत धौते जसति प्रागमुखी लघुनाम गुणाम अत्य मधु सर्पेभ्याम लेह कनकम सुसुम सुवर्ण प्रासनम ही एतद मेधा आयुर्बलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृश्यम वर्ण्यम ग्रहापहम मासात परम मेधावी व्याधिभिर्न च धीर्षते खड्वीर्मासहित शुद्धा सुवर्ण प्रासनात् भवेत्। तो जैसा उन्होंने उस समय बताया था कि हम उसको पूर्वमुखी होकर के घिस करके और जो है मधु और सर्पी के साथ मिला करके उसको जो है हम स्वर्ण प्राशन कराएं, तो उस समय के समय तो स्वर्ण जो है ऐसा मिलता रहा होगा। आज हमें इसलिए स्वर्ण प्राशन के लिए स्वर्ण भस्म बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें स्वर्ण की, जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर्ण नोबल मेटल है, और ये जो है किसी से योग नहीं बनाता है, बहुत ही रेयरली ये योग बनाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इसको जो है भस्म बनाते हैं, तो इसमें जितनी भी अशुद्धियां होती हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जो जो कुछ भी उसमें एडल्टरेशन होता है वो सारे समाप्त हो जाते हैं और प्योर स्वर्ण मिलता है। और वो जो स्वर्ण, अगर हम उसको नैनो पार्टिकल्स के रूप में यूज करते हैं, तो जो है वो हमें बहुत ही अच्छे से जो है शरीर में अब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद जो है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे जो इसमें मेन घटक हैं, घृत है, उसमें घृत के बारे में बताया गया है कि ये योग वाही है। अभी मैडम ने कितने अच्छे से ये सारी चीजें बताई कि ये घृत जो है योग वाही है। घृत स्मृति वर्धक है, बुद्धिवर्धक है, अग्निवर्धक है, वीर, ओज, कफ और मेद वर्धक है, वात पित्त सामक है, सभी तरह के विष विकार, उन्माद, राजक्षमा और ज्वरनाशक है, तथा सभी स्नेहों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण हम जो है घृत का प्रयोग करते हैं। और घृत में भी अगर गो घृत है तो बात ही क्या है। तो इस तरह से हम घृत का प्रयोग करते हैं। बाकी घृत एक ऐसी चीज है, जैसा कि योग बाही इसकी संज्ञा दी गई है, कि इसमें हम जिस भी तत्व का जो है इसमें उसके साथ में उसकी मूर्छना करके बनाते हैं, उसका जो है उसका संस्कार करके घृत को जिसके साथ भी संस्कार कर देते हैं उसके गुण इसमें आ जाते हैं। और इस कारण से जो है हमारे ऋषियों ने अभय घृत, संवर्धन घृत, कल्याण घृत, ब्राह्मी घृत इत्यादि कई सारे घृतों का वर्णन किया है। तो हम अपने स्वर्ण प्राशन में घृत को चेंज करके, जैसे भी हमें आवश्यकता होती है बेबी के अनुसार, बेबी को जिस तरह से उनके रोग या दोष हमें समझ में आते हैं, उनकी अंशांश कल्पना के अनुसार हम उसमें उन इन जो है तत्वों के साथ या उन द्रव्यों के साथ उसका संस्कार करके हम घृत को बना सकते हैं। और उस तरह से उसकी कल्पना करके हम उस तरह का घृत यूज करके इसी स्वर्ण प्राशन को हम और ज्यादा पोटेंशिएट कर सकते हैं और उस बेबी के अनुरूप बना, बेबी स्पेसिफिक बना सकते हैं। अब जैसा कि अभी हमने बताया कि अभय घृत के बारे में कश्यप जी कहते हैं कि न पिशाचा न रक्षांसी न यक्षा न च मातरः प्रबाधन्ते कुमारम तम यह प्राशन्यादि धम घृतम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई आज के नाम हैं, वो हम इन तरह के नामों से जानते थे, क्योंकि जो है ये तब आज भी दिखने वाली चीज नहीं है और तब भी दिखने वाली चीजें नहीं थी। तब हमने इनका विभिन्न नाम इस तरह से रखा हुआ था, पिशाच, राक्षस, यक्ष, मातर इत्यादि इत्यादि। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये अभय घृत अगर हम इसको जो है अपने स्वर्ण प्राशन में यूज करते हैं, तो ये जो है इस तरह के तमाम तरह के जीवाणुओं, विषाणुओं और जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समाप्त करने की क्षमता रखता है। इसी तरह से संवर्धन घृत के बारे में उन्होंने बताया कि निर्व्याधिर वर्धते शीघ्रम संसर्पति आसु गच्छति पंगु मुका श्रुति जड़ा युंजन्ते चासु कर्म भी। निर्व्याधिर वर्धते, किसी भी तरह की व्याधि से बिना, व्याधि से रहित होकर के वो बच्चा बढ़ता है और शीघ्र बढ़ता है, तेजी से संसर्ग करता है, तेजी से उसमें उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। और आशु गच्छति,
और जल्दी ही अपने सारे माइलस्टोन्स को अपने टाइमली वो जो है अचीव करता है। तो इस तरह से जो है मधु की क्वालिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि ये वातकारक है, गुरु शीत है, रक्तपित्त है, कफ विकार नाशक है, संधान करने वाला है, छेदन करने वाला है, रुक्ष है, रस में कसाय और मधुर होता है। तो हम इन सब गुणों के कारण भी मधु का प्रयोग करते हैं। और मॉडर्न साइड में अगर देखते हैं तो ये एंटीसेप्टिक भी एक तरह से भी काम ले सकते हैं, एंटीटॉक्सिन का भी काम करता है, एंटी माइक्रोबियल का भी काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इसका रोल है, एंटी एलर्जिक भी रोल है, एंटीऑक्सीडेंट भी रोल है इसका, सेडेटिव है, लेग्जेटिव है, ब्लड प्यूरिफाइंग है। और इस तरह से जो है हम इस मधु का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों में स्वर्ण प्राशन हम जो बनाते हैं, जैसा कि हमारे साथ जिन लोगों ने काम किया है वो जानते हैं कि हम लोग 100 mg पर 50 ml बेड बाई वॉल्यूम का स्वर्ण प्राशन बनाते हैं। तो ये जो स्वर्ण प्राशन होता है इसमें जो है जो स्वर्ण की मात्रा होती है, हम अभी आगे और बताएंगे कि इसमें स्वर्ण की मात्रा कितनी होती है। और उसके साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर्ण प्राशन को जो है सुबह खाली पेट कराने की बात करते हैं हम लोग, तो ये बच्चों को अगर जो है ब्राह्मण मुहूर्त में उठना सिखाएं, जैसा कि अभी जो है पहले वक्ताओं ने बताया कि हम अगर उनकी दिनचर्या को सुचारू रूप से करना चाहते हैं तो उनको जो है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला जो सिद्धांत है वो भी हम इसमें लागू कर सकते हैं। बच्चों को समय से सुलाएं और समय से उठाने के लिए प्रेरित करें। और निश्चित रूप से जो है उनके उनके साथ साथ मिलके अगर हम जो है योगासन करें, जैसा कि अभी बात हो रही थी कि आहार, निद्रा, व्यायाम और योग, ये जो है 3 चीजें मुख्य रूप से हैं जिनसे कि हम जो है बच्चों की व्याधि और उनके जो है उनके स्वास्थ्य को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऐसे में हम इन सब चीजों को लेते हुए बच्चों में स्वर्ण प्राशन सुबह खाली पेट कराएं, उसके आधे घंटे या उसके पहले या बाद में कुछ ना दें, जिससे कि जो है उसका सम्यक जो है एब्जॉर्प्शन हो सके। पुष्य नक्षत्र के दिन की बात जो आती है तो ये बात ठीक है कि जैसा कि अभी बात हमने पहले ही बताई कि पुष्य नक्षत्र की बात तो ठीक है, बट उसके पहले जब हम ये इसको शुरू करते हैं कि एट द टाइम ऑफ, जैसे कि हम बीसीजी वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ देते हैं, वैसे ही हम इसको जब इम्यूनोजेनिक रोल में देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ हम इसको स्वर्ण प्राशन को यूज करना चाहते हैं, तो फिर उस समय फिर ये पुष्य नक्षत्र भी हो सकता है या जो है कोई भी नक्षत्र हो सकता है 28 नक्षत्र में से। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि पुष्य नक्षत्र का जो विधान है वो उसके लिए है जिसको हम अभी जो है जन्म के समय नहीं, बाद में कभी शुरू करना चाहते हैं, तब हम पुष्य नक्षत्र देख करके उनकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ देना है तो उस समय फिर वो जो भी नक्षत्र है उसे हमें एज अर्ली एज पॉसिबल हमें स्वर्ण प्राशन देना है। और उस समय जो है हम फिर ये पुष्य नक्षत्र की बात नहीं है, हम उस समय जो भी समय है उसके अनुसार उसको देंगे। तो जैसा कि इसमें ये काश्यप का वचन है, इसलिए इसमें पूर्व दिशा की ओर मुंह करके धोए हुए पत्थर की बात करते हैं। तो वो ठीक है, बट आज के समय में हम और सब सारी चीजें ले सकते हैं। स्वर्ण प्राशन बनाते समय भी हम ये सब कर सकते हैं कि हम पूर्वामुखी होकर के बैठें और जो है जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि उस मात्रा में जो है हम मधु और घृत और उसका लेकर के उसको बना सकते हैं। तो पुष्य नक्षत्र जो है ये भारतीय संस्कृति में जो है एक महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है, शुभ फलदायक माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के राजा जो है वो ज्ञान के देवता बृहस्पति माने गए हैं और उनकी धातु स्वर्ण है। इसलिए हम लोग जो है जिसको जिसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम बाद में जिनको शुरू करना चाहते हैं उनको हम पुष्य नक्षत्र में शुरू कर सकते हैं। अन्यथा हम जिनका समय है, जिनका जन्म अभी तुरंत हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी हमारे पास आया है, तो हमें तुरंत करना है, उसके लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सुवर्ण भस्म के बारे में हम जैसा जानते हैं कि ये मधुर है, कसाय है, इसका गुण जो है लघु है, स्निग्ध है, वीर इसका शीत है, विपाक मधुर है, त्रिदोष सामक है। और इन सब के ऊपर जो है हम अगर मॉडर्न साइड में इसको देखते हैं तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कैंसरस भी है, हेपेटोप्रोटेक्टिव है, न्यूरोप्रोटेक्टिव भी है, एंटी पैरालिटिक भी है, अल्टरेटिव है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, एडेप्टोजेनिक है, एंटी एंजाइनल है, एंटी एफ्रोडीजियक भी है, इंटेलेक्ट प्रोमोटिंग है, जनरल टॉनिक के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है ये जो है भस्म के वो सामान्य गुण हैं। और यहाँ पर हम थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि जो है जैसा कि हम स्वर्ण की बात हो रही है तो ये जो है हमारे यहाँ भी रसायन विद्या के ही अंतर्गत आता है। तो हमें थोड़ी सी केमिस्ट्री अगर हम थोड़ा सा जाने तो जो है
और अनुकूल होगा। इस बात को समझना, आगे हम जो और चीजें दिखाने वाले हैं उसमें आपको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि जो गोल्ड एटम है इसका एटॉमिक वेट है 197 AMU। That means a mole of gold atoms will have a mass of 197 gram. It means 1 micromole will contain 0.000197 gram. That is equal to 0.197. And if I अगर हम इसको जो है और वो करें कंसोलिडेट तो ये 0.2 mg पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1 माइक्रोमोल गोल्ड लेते हैं तो ये 0.2 mg गोल्ड अगर हम लेते हैं किसी भी सोल्यूशन में तो ये 1 माइक्रोमोल कहलाएगा। इसी तरह से 0.01 माइक्रोमोल अगर हम लेते हैं तो इसकी मात्रा लगभग 0.02 mg बनती है। तो जो स्वर्ण भस्म है ये जो इसके जो 28 to 35 नैनोमीटर के जो ये जो इसका जो है पार्टिकल साइज है वो जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये इसी रूप में दिखाई पड़ती है। जब हम स्वर्ण भस्म तैयार करते हैं तो वो उनकी जो है जनरल जो स्वर्ण भस्म के पार्टिकल्स हैं वो इसी साइज में होते हैं। और रिसेंट रिसर्च के अनुसार हम देखते हैं तो वहाँ पे ये दिखाया गया है कि 14 नैनोमीटर की जो साइज है वो जो है उसमें जो है ये रेडली एब्जॉर्ब हो जाता है और जितना ज़्यादा साइज बढ़ता जाता है उसके एब्जॉर्प्शन में उतनी कमी होती जाती है। तो साइंटिफिक स्टडीज़ जो है ये हमारी स्टडी नहीं है बट ये स्टडी है और हमारा आज इस वेबिनार के माध्यम से हमारा अपने उन सभी जो है आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानों से एक अनुग्रह है, एक जो है हमारा निवेदन है कि जहाँ जहाँ भी पीजी है वो लोग इस पर कुछ रिसर्च करें। क्योंकि हमने जैसा कि अभी रमेश जी ने बताया कि मैंने 98 में इसकी शुरुआत आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत से इसको जरूर करी है, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सारे प्रदेश में ये बहुत ही अच्छे से चलाया जा रहा है और आज मैक्सिमम लोग जो है स्वर्ण का नाम जानते हैं। एक समय था कि जबकि जो है साउथ में ही लोग स्वर्ण को जानते थे, यहाँ नॉर्थ में या खास करके अपने उत्तर प्रदेश में तो कोई इसका नाम लेवा नहीं था। तो ऐसे में अभी जो कुछ रिसर्चेज हुई हैं, कुछ हमारे जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी और जो है KGMU और SGPGI के मित्रों ने कुछ इस पर जो है रिसर्च करी है। तो उनकी कुछ रिसर्च स्टडी का थोड़ा सा डाटा है वो इसलिए शेयर करना हूँ जिससे कि लोगों में लगे कि जो है स्वर्ण प्राशन ये केवल जो है हमारी एक पूरी अवधारणा मात्र नहीं है या काश्यप ने कह दिया इसलिए हम लोग कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये जो है आपने अभी अपने जो है अपने जो मॉडर्न टूल्स हैं उनके माध्यम से आपने ये देखा हुआ है और उसमें ये जो है कितनी इफेक्टिव पाई जा रही है। देखिए TNF अल्फा के उस पर देखते हैं तो ये जो है आप इसमें देख सकते हैं कि जो मैं अभी बता रहा था तो 0.01 माइक्रोमोल जो स्वर्ण प्राशन है वो भी जो है और जो ये 50 माइक्रोमोल स्वर्ण प्राशन जो है उसमें कहने का मतलब ये है कि ये जो कम से कम मात्रा 0.01 का मतलब हुआ 0.002 mg। तो 0.002 mg की मात्रा में भी स्वर्ण प्राशन उतना ही उपयोगी है। इसी तरह से IL-1 बीटा पर भी इसका जो है इफेक्ट है कि ये मैक्रोफेज और जो है अन्य तरह के जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको जो है एक्टिवेट करता है और जो कि जो है हमारे इन्फेक्शन को फाइट करने में मदद करती है। उस लेवल पर भी आप देखते हैं तो ये जो है ये ग्राफ इस तरह से शो करता है। इसी तरह से जो है इंटरफेरॉन गामा जो है ये साइटोकाइन है, इट इज क्रिटिकली टू बोथ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी and functions as the primary activator of macrophages in addition to stimulating natural killer cells and neutrophils। तो उस लेवल पर भी आप देखिए तो ये जो है हमारा IFN गामा लेवल पर भी जो है ये 0.002 मिलीग्राम पर भी, जैसा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो है इतनी कम मात्रा में जो है हम तो 100 mg जो है ऐसे खिला देते हैं और आप जो है एक ड्रॉप स्वर्ण प्राशन करा के क्या अचीव कर लेंगे। तो ये मैं उसके लिए दिखा रहा हूँ कि ये जैसे कि हम कैटलिस्ट जानते हैं ना कि वो किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, वो रिएक्शन स्टार्ट कराए और स्वयं अपने आप उसमें से रिएक्शन से आउट हो जाता है और रिएक्शन अपने आप चलती रहती है। तो उसमें कैटलिस्ट की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इसीलिए इसी तरह से जो है ये 0.002 मिलीग्राम के भी लेवल पर ये काम करता है। कहने का मतलब ये है कि इसकी बहुत ही थोड़ी मात्रा, जैसा कि उन्होंने काश्यप ने वो जो है छोटी सी कसौटी में कस करके भी उन्होंने शुरू किया था, वो जो है उतनी मात्रा में भी उपयोगी है।
तो इस तरह से जो है IL-17 की मात्रा में भी आप देख सकते हैं कैसे ये उपयोगी है। ऐसे ही TGF बीटा के उसमें भी देखिए कितना जो है, तो इस तरह से हम सारे जो मॉडर्न पैरामीटर्स हैं, उस पर हम देखते हुए ये देख सकते हैं कि ये जो है, ये टायरोसिन यूटिलाइज़ेशन इसके कारण इंक्रीज़ होता है। और इस तरह से अगर हम 1 महीने तक स्वर्ण-प्राशन कराते हैं, तो 1 महीने तक स्वर्ण-प्राशन कराने के बाद भी नॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट उसका मिलता है, नॉर्मल सिस्टमिक, कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह की कोई टॉक्सिसिटी उसमें नहीं देखी गई। और ये सभी तरह से उपरोक्त वर्णित जो है चीज़ों पर तो इसका इफ़ेक्ट आपको मिला, लेकिन किसी तरह की टॉक्सिसिटी इसमें नहीं देखी गई। तो इस तरह से जो है, ये हम इसको अगर कंक्लूड करें, तो स्वर्ण-प्राशन इज़ ऑलमोस्ट नॉन टॉक्सिक एंड इट इवन एट ए हायर डोज में भी जो है नॉन टॉक्सिक मिला। और इसके लोएस्ट डोज में भी जो है, इट बूस्ट इम्यूनिटी इवन एट ए लो डोज बाय स्टिमुलेटिंग पीबीएमसीज टू सीक्रेट प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड और मालनरिश्ड चिल्ड्रन में भी ये जो है इम्यून बूस्टिंग एफिकेसी इसकी दिखाई पड़ी। तो इस तरह से जो है, हम अगर अपनी सेशन को कंक्लूड करें, तो हम यही कहेंगे कि हम एक टेक मैसेज लेके चलें कि हम अपने आप को स्वयं बचाएं, बाहर जब भी निकलें तब जो है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जिससे कि अगर हम संक्रमित नहीं होंगे तो हमारे बच्चों के में संक्रमण होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और इस तरह से जो है, हम अपने बच्चों को भी बचा पाएंगे और स्वयं को भी बचा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।